हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के हिस्ट्री के महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस हिस्ट्री के महामैराथन क्लास में हम हिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी हिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को केवल पढ़ लीजिए। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उस सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देख लीजिए। ये महामैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का हिस्ट्री का महामैराथन क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो दोस्तों, आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कांसा एक दोस्तों मिश्र धातु है। कांसा एक क्या दोस्तों, मिश्र धातु है, और कांसा का यूज करते थे हड़प्पावासी, इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, और वो कहाँ है, अभी राजस्थान में है, ये आपको बता दें। चलिए, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका ज्ञान था, तो कांसा धातु का उन लोगों को क्या था, कांसा एक मिश्र धातु था, तो कांसा मिश्र धातु का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। इसके बाद आपका जो है 5वां क्वेश्चन है पूछ रही है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आपका छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछ रही है कि अशोक किस वंश का शासक था। दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक मौर्य वंश के ही शासक थे। तो आपका जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता थे दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इस तरह से मौर्य आपका जो अशोक है वो हो गए चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र हो गए। इस तरह से आपको ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो है 7वां क्वेश्चन है पूछ रही है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक को ही क्या कहा गया है, प्रियदर्शी। आपको बता दें कि प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवता के प्रिय। किसके प्रिय दोस्तों, देवता के प्रिय। ये भी आपको याद रखना, प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, देवता के प्रिय। इसके बाद आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो 8 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बिकॉज हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति की जो है दोस्तों रचना किए थे। इसके बाद आपका जो है 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते आगे। आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। वैसे आपको इसको ये महाभारत के पात्र हैं, पूरा नाम इनका होता है महाभारत के अंदर आपका भीष्म पितामह। तो आप गंगा पुत्र किसको कहा जाता है, भीष्म को, आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिकॉज आपका महाभारत का जो लड़ाई है वो 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में चला था, पांडव और कौरवों के बीच, इतना आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 11 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिकॉज कुंडग्राम में क्या हुआ था दोस्तों, महावीर का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो 12 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। दोस्तों, आपको बता दें कि स्तूप का अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में आपका जो होता है समाधि, और आपके मुस्लिम धर्म में जो आपका कब्रगाह होता है, तो उसी तरह से आपका जो है बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, उसको स्तूप बोला जाता है। इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
13 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना कि बादशाहनामा, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, आप याद रखेंगे। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा दोस्तों आपका एक बुक का नाम है और ये किसके द्वारा रचना किया गया ये आपको बताना है। तो आपका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों है ना अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये क्या किया गया था, लिखा गया था। इसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों आपका पूछ रही है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था, भारत का अंतिम मुगल शासक। इसके बाद चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 15 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1526 में आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद आपका चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। दोस्तों आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य के जो महानतम शासक थे वो तो थे कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो दोस्तों आपको बता दें कि दो भाई थे हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखें तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। इसके बाद आपका जो है 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। तो यहाँ पर आ गया हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि वो किस वंश के थे। तो 17 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो थे संगम वंश के। इसके बाद चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो 18 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका है अब्दुल रजाक आपके जो है आए थे विजयनगर के यात्रा पे। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 19 का जो आपका ए ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। इसके बाद आप चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि तलमंडी किसका जन्म स्थान था। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि नानक का। नानक के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि नानक का पूरा नाम है गुरु नानक के नाम से भी इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। अगला दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार से दो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहला तो किसने शुरू किया, और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है पूछ रहे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो 21 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू किया था। लेकिन अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। हुआ कि आपका कुतुब मीनार का जो निर्माण चालू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत हो गया और उसके बाद जो है इल्तुतमिश राजा बने। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। और आप सभी जानते भी होंगे कि कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों, दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार। ये इतना बात आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं। तो आपका जो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, बिकॉज कबीर के उपदेश क्या है दोस्तों वहाँ पर बीजक में संग्रहित है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि किताब उर रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा, यानी कि इब्न बतूता का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बरूनी आपको बता दें विद्वान थे और वो किसके साथ भारत आया था ये बताना है। तो आपका जो 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ जो है अल-बरूनी भारत आया था। इसके बाद आपका 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछ रही है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो 25 का जो दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि मोरक्को का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि हुमायूंनामा किसने लिखा। हुमायूंनामा किसने लिखा। दोस्तों आपको बता दें कि हुमायूंनामा बुक का नाम है और हुमायूंनामा में
हुमायूं के पूरे जीवन को लिखा गया, यानी कि हुमायूं का जीवनी है इसमें लिखा हुआ। और हुमायूं नामा लिखने का काम दोस्तों गुलबदन बेगम ने किया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गुलबदन बेगम के बारे में बता दें कि गुलबदन बेगम हुमायूं के बहन थी। हुमायूं का क्या थी दोस्तों? बहन थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन है आज का, पूछ रही है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों 27 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 1831 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। इसके बाद आपके 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, पूछ रहे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो 28 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जगह, क्योंकि दोस्तों संथाल विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों वो थे सिद्धू कान्हा। इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 के बाद दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो यहाँ पे बिरसा मुंडा लिख रहा है, दोस्तों आपको बता दें कि बिरसा मुंडा किस विद्रोह के नेता थे, आपके मुंडा विद्रोह के। तो अगर ये पूछा जाए कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो आपको बताना है बिरसा मुंडा, लेकिन यहाँ पर कौन हो जाएगा? सिद्धू कान्हा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछ रही है कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया। तो 29 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि 1793 में दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में आपको क्या है, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो भी टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया था कि आप, यानी कि भारतीयों को फिक्स, अस्थाई में होता है फिक्स करना कि भाई तुमको इतना क्या करना है, देना ही देना है इस साल के अंदर। इसके बाद आपका जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांसीसी बुकानन यात्री थे, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। तो दोस्तों 31 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि दोस्तों दक्कन दंगा आयोग जो है 1857 में शुरू किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा दंगा को दबाने के लिए क्या जो है दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? 1857, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो 32 का जो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि दोस्तों वाराणसी में उनका जन्म हुआ था और उनका शादी झांसी में हुआ, तो इस तरह से वो झांसी की रानी बनी थी। ठीक है, इसका जो आपका बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसके बाद चलते अगले 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि पटना से जो नेतृत्व किए थे वो पीर अली थे। और अगर बोला जाए कि बिहार के आरा से नेतृत्व किसने किया था, तो आरा से किए थे दोस्तों कुंवर सिंह। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद चलिए चलते अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका जो 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कैनिंग, यहाँ पर जो है लॉर्ड कैनिंग के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग वो उस समय में क्या थे, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद आपका जो है 35 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि वास्को डी गामा भारत कब आया। दोस्तों आपको बता दें कि 35 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो मार्च 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और पूछा जा सकता है कि भारत का खोज किसने किया। तो भारत का खोज दोस्तों वास्को डी गामा ने किया था। तो आपको जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्या करना है, याद रखना है कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था पुर्तगालियों के लिए। इसके बाद जो दोस्तों आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रेल का शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत में रेल का शुरुआत किसने किया, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में रेल का शुरुआत आपका जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। और भारत में सबसे पहली बार रेल मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इतना क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद रखना है इससे। इसके बाद आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि गांधी जी चंपारण कब आए। तो आपको याद रखना कि गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे, और 1917 ईस्वी में ही गांधी जी के द्वारा ही जो है चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया गया था, चालू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1917 में गांधी जी आए थे, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आपका जो है गांधी जी आए थे। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है
38 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि खैरा किस राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि 38 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खैरा आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो खैरा आपका जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों आपको सभी को पता होना चाहिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछ रहे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति दोस्तों आपका जो 40 का सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन का नियुक्ति हुआ था। और इसी कमीशन के विरोध में हम लोग जो है एक नारा दिए थे, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन से भारतीय खुश नहीं थे और एक नारा दिया गया था भारतीयों के द्वारा कि साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी 1929 के ही दौरान जो है दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी जो है कमीशन के दौरान आपको दिया गया था 1929 ईस्वी में। इसके बाद चले चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि सर की उपाधि किसने वापस की। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर का उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लौटा दिए थे, यानी कि वापस कर दिए थे अंग्रेजों को। अंग्रेज के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को सर का उपाधि दिया गया था, लेकिन जब अंग्रेज ने क्या किया दोस्तों, अत्याचार करना चालू किया, तो बहुत सारे लोग अपना उपाधि लौटा दिया और उसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी थे आपके, जिन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों, आपका जो सर का उपाधि लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विश्व कवि के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि इसीलिए कहते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों बता दें कि आपका जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या कौन सा प्राइज दोस्तों, नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज दोस्तों इनको अपने जो है गीतांजलि का रचना करने के कारण इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। गीतांजलि इनका बुक है। यह भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज क्यों मिला, किस रचना के कारण मिला था, तो आपको याद रखना है गीतांजलि के कारण। ठीक है, इसके बाद आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद चलिए 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी नारा दिए थे कि हे अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो आपका 1942 याद रखना आप लोगों को। इसके बाद चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका जो है पूछ रही है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1905 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। यहाँ पर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, पूछ रही है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो दोस्तों आपका 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि आपका जो है 1946, यानी कि 1946 में आपका जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। 45 का जो आपका सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 46 नंबर पूछ रहे कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम, आप नाम याद रखेंगे A.O. है ना, ह्यूम, A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में कांग्रेस जो पार्टी है दोस्तों उसका स्थापना हुआ था। और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में भी आपको याद रखना कि पंजा छाप उसका चुनाव चिन्ह है। और किसके द्वारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में 1885 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आपका 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है। तो 47 का जो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जगह, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को आज़ादी जो है आपका विभाजन हुआ था भारत। और इस योजना के तहत भारत दो भागों में बंट गए थे, भारत एवं पाकिस्तान। इसके बाद चलते 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद आपका जो 49 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो दोस्तों आपको गणतंत्र के बारे में याद रखें 1950 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, भारत जो है गणतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? 1947। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो जो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी, यानी कि सी ऑप्शन। 50 का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। पूछ रहे कि कृष्णदेव राय संबंधित हैं, यानी कि कृष्णदेव राय का संबंध किससे है, ये आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। तो 51 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विजयनगर से। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के वो राजा थे, तो ये आपको याद रखना, विजयनगर से संबंधित है कृष्णदेव राय। इसके बाद आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है आज का पूछ रही है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? ये बात किसने कहा था आपको बताना है दोस्तों। आपको बता दे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे, ये उनका नारा था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला 53 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि पद्मावत के रचयिता कौन थे? दोस्तों आपको बता दें कि पद्मावत एक बुक का भी नाम है, एक फिल्म भी आया था अभी इस हाल फिलहाल में, लेकिन ये बुक जो पद्मावत बुक है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 53 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी। इसके बाद 54 नंबर जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि वीर शैव पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो 54 का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि बसवन्ना। इसके बाद आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे? 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? दोस्तों आपको बता दें कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अहिंसा के मार्ग पर चलने का वादा किया था, और इसी बीच वो क्या है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन दोस्तों अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म किस देश में नहीं चल पाया, कहाँ नहीं चल पाया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 55 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन में दोस्तों अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म नहीं चल पाया। इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो 56 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि 1500 यहाँ पर लिखा इसमें, लेकिन आपको याद है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच वेद का संकलन हुआ। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि आपको समझना है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में आप किस वेद का संकलन हुआ, ये आपको दोस्तों बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि वेदों का संख्या 4 है और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आपका ऋग्वेद का रचना हुआ था, संकलन हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको वैदिक काल पढ़े होंगे, तो वैदिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें क्या दोस्तों आपका वेदों का रचना हुआ था, उसको हम लोग वैदिक काल बोलते हैं। और जिस काल में ऋग्वेद का रचना हुआ उसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और जिस काल में बाकी के सभी वेदों का रचना हुआ उसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो आपका अगर ये पूछा जाए कि ये सब वेद आपका जो है सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो ये आपको क्या करना याद रखना है। यहाँ पर आप चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो दोस्तों आपको बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, जितने भी विदेशी अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, उस सभी में सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। तो आपको याद रखना है कि पुर्तगाली कब आए थे, भारत पर अधिकार कब किया। तो 57 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 1510 ईस्वी में आपका पुर्तगाली आया। और याद रखना सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे लास्ट में ये गया भी है, ये भी आपको क्या करना है दोस्तों याद रखना है। अंग्रेज तो आपका 1947 में ही चला गया, लेकिन उसके बाद ये गए हैं सबसे लास्ट में कौन गया दोस्तों? पुर्तगाली, भारत को छोड़ करके। इसके बाद आपका जो 58 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। दोस्तों आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह में जो है सबसे पहला जो व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे। आपका मंगल पांडे जो है वो हुए थे, आपका शहीद हुए थे। दोस्तों बता दें कि मंगल पांडे एक सैनिक थे और सबसे पहले इन्हीं का मौत होता है, इसीलिए और जो सैनिक में आक्रोश आ गया और इसी कारण से 5857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन को देखते पूछ रहे कि ईसा पूर्व 6ठी और 4थी शताब्दियों के बीच
सबसे शक्तिशाली महाजनपद इनमें से कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध के समय में भारत में 16 महाजनपद थे, आपको याद रखना है। बौद्ध के समय में भारत में 16 महाजनपद थे, ये बात आप याद रखिए। इस 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों वो था आपका मगध। तो मगध आपको क्या करना दोस्तों, याद रखना। और मगध का जो राजधानी था वो सबसे पहले राजगिरी था, और राजगिरी से आ गया उसके बाद आपका पाटलिपुत्रा। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल नहीं है? कौन जो स्थल है वो हड़प्पा का नहीं है? हड़प्पा जो सभ्यता था उसका। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, अतरंजी खेरा। इसके बाद आपके चलते हैं 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछ रही है मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि मगध साम्राज्य का जो आरंभिक राजधानी था वो था आपका राजगृह, जिसको अभी हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। और सब शुरू में आपका तो राजगिरी था, और लास्ट में जाकर के आगे चल करके मगध का जो राजधानी है दोस्तों वो पाटलिपुत्र हो गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछ रहे कि फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? तो 62 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, यानी कि एक फ्रांसीसी। ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना, एक फ्रांसीसी थे ये। इसके बाद आपका जो 63 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण आपका जो है 63 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां। दोस्तों आपको बता दें कि शाहजहां आपका जो है भवन सब बनाने में बहुत ही फेमस थे व्यक्ति हैं। लाल किला भी शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है, और आप सभी जानते होंगे कि आगरा का ताजमहल भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है। तो आप याद रखेंगे इतना बात की जो है शाहजहां के द्वारा ये सब भवन बनवाए गए हैं। इसके बाद आपका जो है 64 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछ रही है कि सांची में पत्थरों पर किस पुस्तक की कहानियों का अंकन है? सांची दोस्तों जगह का नाम है, और उसके वहाँ पर जो पत्थर पर जो पुस्तकों का अंकन किया गया वो किस पुस्तक का अंक जो है उसमें छापा गया है? तो 64 का आपका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि जातक। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया? तो दोस्तों आपका 65 का जो सही आंसर, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर होगा अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी होगा, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। तो अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया? तो आपका 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि दोस्तों 10वीं शताब्दी में अल बरूनी भारत आया था। इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 66 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, पूछ रहे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आपका जो 66 का सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद आपका जो 67 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 68 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है खुद्दक निकाय का संबंध है? तो यहाँ पर जो 68 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि सुत पीटक से। खुद्दक निकाय का संबंध किसे दोस्तों? सुत पीटक से, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 68 के बाद आपका जो 69 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि शंकराचार्य का मत कहलाता है। शंकराचार्य का मत क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो 69 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अद्वैतवाद। इसके बाद आपका जो 70 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? यानी कि जैन धर्म के साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो 70 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मध्यमिका सूत्र, मध्यमिका सूत्र। इसके बाद आपका जो 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पूछ रहे कि संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह के बारे में दोस्तों बता दें कि आपका जो है 1855 से लेकर के 1856 तक चला था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर जो 56 है उसके जगह पर क्या आप याद रखेंगे 1855 से 1856 तक ये जो आपका संथाल विद्रोह है ये एक जनजातीय विद्रोह है, ये भी आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह किस टाइप का विद्रोह है? जनजातीय विद्रोह, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो 72 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू हुई? अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों लागू किया गया था, और किस वर्ष लागू किया गया था आपको बता दें कि 72 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1793 में। इसके बाद चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को देख, पूछ रहे कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था दोस्तों? आपको बता दें कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को बोला जाता है। नेपोलियन का पूरा नाम अगर पूछा था दोस्तों तो आप बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद आपका जो है 74 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है
कि मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मुगलों के समय में चित्रकला जो है सबसे अधिक विकसित किसके शासन में हुआ, ये आपको बताना है। तो 74 का जो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों आपको बता दें कि जहांगीर खुद भी एक बहुत ही बड़े चित्रकार थे, वो किसी भी प्रकार के चित्र को क्या कर सकते थे, बना सकते थे। तो आपको याद रखना है जहांगीर। इसके बाद आपका जो 75 नंबर क्वेश्चन है रही है कि विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था। तो 75 का जो दोस्तों आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, संगम वंश। क्वेश्चन है पूछ रहे कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों 81 का जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बता दें कि हम्पी जो है दोस्तों वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी। इसके बाद दोस्तों आपका जो 82 नंबर आज का क्वेश्चन है पूछ रही है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, यानी कि तंबाकू पर किसने रोक लगा दिया था, ये दोस्तों आपको बताना है। तो 82 का जो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहांगीर ने तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद दोस्तों आपका जो 83 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईने अकबरी को दोस्तों यहाँ पर जो है 83 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आईने अकबरी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आईने अकबरी जो है दोस्तों वो अकबर का जीवनी है, यानी कि अकबर के जीवन के बारे में इस बुक में, यानी एक अकबरी दोस्तों आपको याद रखना कि ये बुक है और इस बुक में दोस्तों आपको बता दें कि अकबर के जीवनी को लिखा गया है। तो ये बात दोस्तों आप याद रखेंगे कि आईने अकबरी क्या है, अकबर का जीवनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 84 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि दीन ए इलाही संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दीन ए इलाही जो है दोस्तों वो है दोस्तों आपका जो यहाँ पर आपका जो 84 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दीन ए इलाही जो है दोस्तों अकबर से संबंधित है। अब दोस्तों आपको बता दें कि दीन ए इलाही क्या था। तो दोस्तों आपको बता दें कि दीन ए इलाही जो है वो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया एक धर्म था। क्या था दोस्तों, धर्म। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही क्या था, तो दोस्तों आपको बताना है कि दीन ए इलाही क्या था, एक धर्म था। तो यहाँ पर आप इस तरह से एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन देखते चलेंगे तो आपका बेसी क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है 85 नंबर कि कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 85 का जो सी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब जो है दोस्तों वो आलमगीर के नाम से जाना जाता था, आलमगीर के नाम से फेमस था। इसके बाद दोस्तों आपका जो 86 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है पूछ रही है कि अकबरनामा की रचना किसने की। दोस्तों आपको बता दें कि अकबरनामा का जो रचना किया है दोस्तों वो है अबू फजल। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अकबरनामा में भी दोस्तों अकबर के बारे में जो है अकबर का जीवनी लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों चलते आपके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है पूछ रहे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के क्षेत्र में जो है हुआ था दोस्तों, जिसमें आपका जो है बाबर जो दोस्तों वो विजय रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि दामिन ए कोही क्या हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दामिन ए कोही जो है दोस्तों 88 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों, भू विभाग है, यानी कि भूमि से संबंधित दोस्तों ये क्या था, विभाग था, दामिन ए कोही। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है दामिन ए कोही का ए ऑप्शन जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, भू विभाग। इसके बाद दोस्तों आपका जो 89 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित हैं, यानी कि किस शासक से संबंधित है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो 89 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कॉर्नवालिस से संबंधित है आपका अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद दोस्तों आपका जो 90 नंबर आज का क्वेश्चन है पूछ रहे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो 90 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। और दोस्तों बता दें कि आपका जो है गोवा पर आप भारत पर केवल आप पुर्तगालियों का ही या फिर केवल अंग्रेजों का ही अधिकार नहीं हुआ है, बहुत सारे विदेशी जो है दोस्तों आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है बहुत सारी कंपनी आई थी, लेकिन सबसे पहले जो दोस्तों आया था वो
पुर्तगाली ही आया था। और सबसे बाद में जो गया है दोस्तों वो ये भी आपको याद रखें, पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया था। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे पहले भारत कौन आया, पुर्तगाली आया, और सबसे बाद में गया कौन दोस्तों, वो पुर्तगाली ही गया। तो यहाँ पर आपको ये बात भी दोस्तों याद रखना है। 91 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, पूछ रही है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। तो यहाँ पर जो दोस्तों है ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो 92 नंबर जो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, पूछ रही है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो दोस्तों आपको बता दें कि 92 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला, यानी कि मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों जो है जानकारी मिला। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के आपका जो अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो दोस्तों आपको बता दें कि 93 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो से। दोस्तों आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार का जो है अवशेष मिला है। एक बात दोस्तों यहाँ पर आपको और याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। और विशाल स्नानागार एवं विशाल अन्नागार, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार भी दोस्तों आपको जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो या तो ये पूछेगा कि विशाल स्नानागार यानी कि स्नान करने वाला स्थान, और विशाल अन्नागार यानी कि अन्न का भंडार, यानी कि सीधी समझिए आज के समय में आपको गोदाम बोल सकते हैं, वो सभी के सभी कहाँ मिला है दोस्तों, आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद चलिए आपका जो 94 नंबर आज का क्वेश्चन है, पूछ रही है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और पिछले क्लास में दोस्तों आपको बताए भी थे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि भाई विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। तो सभी लोग अभी के अभी आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में और लिखिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, क्योंकि दोस्तों आपको हम पिछला क्लास में बताए थे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। इसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो 95 नंबर क्वेश्चन है आज का, पूछ रही है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो यहाँ पर 95 का जो दोस्तों सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि हरिसेन ने दोस्तों आपका क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था हरिसेन ने। इसके बाद आपका जो दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि सवार का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सवार का जो संबंध है दोस्तों वो घुड़सवार से, यानी कि घोड़ा पे सवारी करने से है। तो घुड़सवार यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो 97 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। 97 नंबर जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है, पूछ रही है कि महाभारत की रचना किसने की। तो दोस्तों आपको बता दें कि 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वेद व्यास ने। यानी कि वेद व्यास ने दोस्तों क्या किया था, महाभारत का रचना किया था। इसके बाद आपका जो दोस्तों 98 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ रही है 98 नंबर क्वेश्चन की किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो आपको दोस्तों बता दें कि 98 का जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर आपका जो है समुद्रगुप्त यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो 99 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि बुद्ध के समय में भारत में 16 महाजनपद था, तो उसमें से सबसे शक्तिशाली जो था दोस्तों वो मगध था। और मगध का आरंभिक राजधानी आपको राजगृह बताए थे, और मगध का आगे चल करके राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और आज का जो दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 100 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित 2 व्यक्ति का नाम आता है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्माण किसने शुरू किया,
तो यहाँ पर शुरू करने का काम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, तो आप सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो दोस्तों आपको बता दें कि पूरा करवाने का काम जो है वो इल्तुतमिश किए हैं। तो यहाँ पर जो पूरा करवाने का काम अगर पूछा जाए तो इल्तुतमिश आपका आंसर हो जाएगा। होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण चालू करवाते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर जाने के कारण उनका मौत हो जाता है, और उसके मौत के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश राजा बनता है, और वो क्या करता है दोस्तों, कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। इस तरह हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर अनेकों क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, जिससे आपको अधिक फायदा जो है मिल पाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका अगला जो 102 नंबर आज का क्वेश्चन है, पूछ रही है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो दोस्तों यहाँ पर 102 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रामानंद स्वामी ने दोस्तों क्या है आपका जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 103 नंबर पूछ रही है कि किस वर्ष सिंधु सभ्यता खोजी गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता जो खोजी गई वो आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 103 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता खोजा गया। और अगर ये पूछा जाए कि किसके द्वारा खोजा गया, तो दोस्तों याद रखेंगे कि दयाराम साहनी के द्वारा आपका सिंधु सभ्यता खोजा गया। 1922 भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो आपको बताना 1922। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, उसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। इस तरह से हम लोग जो है एक क्वेश्चन के अंदर आपका बहुत सारा देखेंगे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि दीन ए इलाही आपके अकबर से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि दीन ए इलाही क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें कि दीन ए इलाही अकबर के द्वारा स्थापित किया गया एक धर्म है। तो दीन ए इलाही क्या है दोस्तों, धर्म है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्थापत्य कला का जो सबसे अधिक विकास हुआ वो शाहजहाँ के समय में हुआ। तो आपका शाहजहाँ बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद समझ लेना चाहिए कि भाई स्थापत्य कला क्या होता है। स्थापत्य कला मतलब दोस्तों स्थापना, यानी कि दोस्तों जो बड़े बड़े भवन का निर्माण हुआ है भारत में, जैसे आप जानते होंगे ताजमहल, जैसे जानते होंगे लाल किला, जैसे जानते होंगे अब जामा मस्जिद, ये बड़ा बड़ा जो भवन है दोस्तों इस सभी के सभी जो है शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। इसीलिए शाहजहाँ के कार्यकाल को स्थापत्य कला का कार्यकाल भी बोला जाता है। ये सब आप याद रखेंगे। इसके बाद 100 जो आपका 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है पूछ रही है, अगला जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों आप भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रथम मुगल शासक बाबर था, ये भी दोस्तों आपका याद रखना है, बाबर प्रथम मुगल शासक थे। इसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगला 108 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, 108 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो पूछ रही है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से हैं। तो 108 का जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि 5वीं रिपोर्ट। इसके बाद आपका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में है। तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक के जो अधिकांश जो आपका अभिलेख है वो दोस्तों सौर सैन्य लिपि में। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए दोस्तों, आपको बता दें कि अभिलेख जो है दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा 2 प्रकार के अभिलेख लिखे गए हैं, शिलालेख और आपका जो है स्तंभ लेख। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों का संख्या कितना है। तो आपको याद रखना है शिलालेखों का संख्या 14 है और स्तंभ लेखों का संख्या दोस्तों 7 है। ये भी दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद 110 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि प्राचीन भारत के महाकाव्य के नाम हैं। प्राचीन भारत में कौन सा महाकाव्य था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका महाभारत हो जाएगा। महाभारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ये भी आप समझ ले, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है
111 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रही कि रामानंद के शिष्य कौन थे। ए ऑप्शन आपको दिया गया है रैदास, बी ऑप्शन है कबीर और सी ऑप्शन है धन्ना एवं है ना पीपा। तो आपको दोस्तों बता दें कि ये सभी थे, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ जो 112 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर के और अकबर तक के काल का जो इतिहास लिखा गया दोस्तों बता दें वो है आपका अकबरनामा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आदम से लेकर के अकबर तक का इतिहास उसमें लिखा गया है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन 113 नंबर पूछ रहे कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह में हुई थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक बात आपको और याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाकश्यप, आपको याद रखना है कि महाकश्यप जो थे वो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और प्रथम बौद्ध संगति ये भी याद रखें कि अजातशत्रु के समय में हुआ था। अजातशत्रु के राजकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। इतना आप क्या करेंगे दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद आपका जो 114 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जा करके लिखेंगे कि ए, बी, सी या फिर डी, इसका कौन सा सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके देंगे, क्योंकि इसका आंसर हम आप लोगों को दोस्तों बता चुके हैं। इसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी। तो 116 का जो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 1921 ईस्वी। इसके बाद 116 के बाद 117 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बता दें कि गंगा पुत्र जो है वो भीष्म को कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भीष्म का पूरा नाम हम लोग जानते हैं भीष्म पितामह, और ये दोस्तों महाभारत के पात्र हैं। भीष्म पितामह क्या है दोस्तों, महाभारत के पात्र हैं। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। इसके बाद 118 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की, यानी कि हड़प्पा बस्ती का खुदाई किसने किया ये बताना है। तो 118 का जो दोस्तों आपका जो है डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि ए एवं सी, यानी कि सर जॉन मार्शल और मार्टिमर है ना व्हीलर, ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 119 नंबर जो आपका क्वेश्चन है पूछ रहे कि बिहार में नील आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी ने किस वर्ष संभाली। तो दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी का सबसे प्रथम सत्याग्रह बिहार से ही चालू हुआ है, और वो दोस्तों आपका क्या है 1917 में चालू किया गया था। और उसी सत्याग्रह को हम लोग नाम देते हैं है ना, जो आपका ये है चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह है जो कि कहाँ से चालू हुआ है, बिहार से, और 1917 में चालू हुआ था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बात आप क्या करेंगे दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है पूछ रहे कि मुगल काल में सर्वाधिक उर्वर भूमि कौन सी थी। यहाँ पर आपका 120 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, पोलल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।